लास्ट टॉपिक में हमने जो पढ़ा था, डिमांड फॉर मनी और सप्लाई फॉर मनी में कोई कंफ्यूजन? जी, ठीक है। आज हम शुरू करते हैं क्वांटिटेटिव थ्योरी ऑफ QTM, क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी। थ्योरी सिंपल सी है, क्लियर जी। उन्होंने एक दो दफा इस थ्योरी को भी पूछा है ना, 5-6 मार्क्स के लिए। 2 मिनट वेट करके ना, बाकी आ जाए तो 8:35 हो गए, नहीं है 2 मिनट वेट करते हैं जी, ठीक है ना। मनी, क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी, ठीक है। ये ला कहती है, ये थ्योरी, कि अगर इकोनॉमी के अंदर सप्लाई ऑफ मनी ज्यादा होगी या क्वांटिटी ऑफ मनी ज्यादा होगी, सप्लाई ऑफ मनी का मतलब कि लोगों के पास पैसे ज्यादा होंगे, तो उसके दो इफेक्ट होंगे। एक इफेक्ट तो ये होगा कि इकोनॉमी के अंदर प्राइस लेवल ज्यादा हो जाएगा, ठीक है जी। और दूसरा इफेक्ट ये होगा कि वैल्यू ऑफ मनी गिर जाएगी, यानी पैसे की कदर गिर जाएगी। जब लोगों के पास ज्यादा सप्लाई ऑफ मनी होगी, जब लोगों के पास ज्यादा पैसे होंगे, तो एक तो इकोनॉमी के अंदर जनरल प्राइस लेवल बढ़ जाएगा, क्लियर जी। और दूसरा ये कि आपकी पैसे की कदर कम हो जाएगी, यानी उसकी वैल्यू ऑफ, यानी पैसे की जो वैल्यू होगी वो गिर जाएगी, क्लियर। तो इन अदर वर्ड्स कि सप्लाई ऑफ मनी का, यानी लोगों के सप्लाई ऑफ मनी का मतलब ये कि आपके पास पैसे ज्यादा हैं, आप जब आपके पास पैसे ज्यादा होंगे तो आप ज्यादा खर्च करोगे, जब वो पैसे दूसरे बंदे के पास आ जाएंगे तो वो भी ज्यादा खर्च करेगा। तो सप्लाई ऑफ मनी का मतलब या क्वांटिटी ऑफ मनी का मतलब ये कि पैसे का ज्यादा होना। एक मिनट होल्ड कर, एक फुल में अटेंड करो, 1 मिनट। अच्छा, तो हम पढ़ते हैं क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी। तो क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी, मैंने आपसे कहा कि जब इकोनॉमी के अंदर सप्लाई ऑफ मनी यानी पैसे का ज्यादा होना या क्वांटिटी ऑफ मनी पैसे का ज्यादा होने का मतलब ये कि लोगों के पास पैसा ज्यादा होगा, तो दो बातें होंगी। एक तो आपके पास प्राइस लेवल बढ़ जाएगा, यानी चीजों की जो कीमतें हैं वो बढ़ जाएंगी। दूसरी बात ये कि आपकी वैल्यू ऑफ मनी गिर जाएगी, यानी पैसे की कदर गिर जाएगी, क्लियर जी। तो इन अदर वर्ड्स कि क्वांटिटी ऑफ मनी का या सप्लाई ऑफ मनी का पॉजिटिव रिलेशनशिप है प्राइस लेवल के साथ, यानी जैसे जैसे क्वांटिटी ऑफ मनी बढ़ेगी, सप्लाई ऑफ मनी बढ़ेगी, तो इकोनॉमी के अंदर प्राइस लेवल बढ़ेगा। और इनवर्स रिलेशनशिप है वैल्यू ऑफ मनी के साथ, यानी लोगों के पास ज्यादा पैसा आएगा तो पैसे की कदर कम होगी, तो इनके साथ पॉजिटिव रिलेशन और इनके साथ नेगेटिव रिलेशन, क्लियर जी। तो ये थी क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी। आपने किस तरह लिखना है कि अदर थिंग रिमेनिंग द सेम, क्लियर जी। इस तरह आप डिफिनेशन इस तरह लिखेंगे, अदर थिंग रिमेनिंग द सेम when the supply of money in economy increases the general price level increases and the quantity of money will decreases, ठीक है। तो सिंपल सी बात जो मैंने आपसे कहा, वरना मैं खुद लिख के ना आपको व्हाट्सएप कर भी दूंगा, खैर है, क्लियर। तो यहां तक कोई सवाल? अब ये इसकी इक्वेशन है, m मल्टीप्लाई बाई v इज इक्वल टू p डिवाइड बाई y। सो m इज सप्लाई ऑफ मनी या मनी सप्लाई, ये v माना वेलोसिटी या सर्कुलेशन ऑफ मनी। देखो मैं आपको वेलोसिटी सर्कुलेशन मनी क्या होती है। p इज द प्राइस लेवल, इकोनॉमी के अंदर जो प्राइस लेवल होगा, और y इज द आउटपुट। तो ये एक इक्वेशन है कि m सप्लाई ऑफ मनी, v इज द वेलोसिटी ऑफ मनी, p इज द प्राइस लेवल एंड y इज द नेशनल आउटपुट, क्लियर। अब वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन ऑफ मनी से क्या मतलब है, देखें। फॉर एग्जाम्पल आपके पास 1 रुपया है, तो ये रुपया कितने हाथों से होकर गुजरता है और कितने टाइम में, कितने फ्रीक्वेंटली ये होकर गुजरता है। फॉर एग्जाम्पल मिस्टर ए ने आपको दिया, आपने मिस्टर बी को दिया, मिस्टर बी ने मिस्टर सी को दिया, तो कितने हाथों से, जितने फ्रीक्वेंटली ये
गुजरेगा उतनी हमारी वेलोसिटी ज्यादा होगी, यानी कितने हाथों से ये पैसे होकर गुजरते हैं, तो इसको कहते हैं वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन ऑफ मनी। तो थ्योरी की डिफिनेशन में कोई कंफ्यूजन जी पूछे शाबाश। ठीक है ना, ये देखा जी। तो वो आपसे डिफिनेशन पूछेगा, इक्वेशन आप लोग लिख लें, और अगर क्रिटिसिज्म वगैरह आ जाए तो इंशाल्लाह वो लिख लेंगे। क्रिटिसिज्म यहाँ से हम पढ़ लेंगे खैर। ठीक है, तो एक दो दफा उसने ये सवाल पूछा हुआ है भी। भाई समझ आ रही कि नहीं आ रही है आप लोगों को, कि थ्योरी के बेसिक्स आपको क्लियर है कि थ्योरी कहती क्या है? ठीक है जी। अच्छा, अब क्रिटिसिज्म क्या है? हमने ये इज्यूम किया कि वेलोसिटी ऑफ मनी रिमेन द कांस्टेंट, जिस तरह ऊपर उसने कहा है। क्लियर? देयर इज assumption that the real GDP is not influenced by the monetary value। ये दो assumptions हैं, ये आप assumption के तौर पर भी यूज कर सकते हैं। अगर वो आपसे कहते हैं ना कि assumptions लिख ले, तो आप कहें कि velocity of money remain the constant, ठीक है ना, real value of the GDP is not influenced by the monetary variable, कि जीडीपी को मॉनेटरी वेरिएबल जो होते हैं ना, जो जो चीजें हम मनी के उसमें तोलते हैं, जो फिगर आउट करते हैं, वो रिमेन्स द कांस्टेंट। ठीक है ना, और ये इसकी क्रिटिसिज्म भी है कि वो कहते हैं कि यार जीडीपी जो है ना वो मॉनेटरी वैल्यू उसको इफेक्ट नहीं कर सकती। ठीक है, फॉर एग्जांपल इंक्रीज इन द प्रोडक्शन पोटेंशियल ऑफ द इकोनॉमी माइट बी ड्यू टू द इंक्रीज इन द रियल रेट ऑफ प्रोडक्टिविटी और कैपिटल स्टॉक बट नॉट द इंक्रीज इन सप्लाई ऑफ मनी। अब इन्होंने देखो, अब ये वो पुरानी बात, वो कहते हैं कि अगर प्रोडक्ट पोटेंशियल में इंक्रीज आता है, फॉर एग्जांपल ये यहां से मूव कर लेता है, ठीक है, तो हमने कहा था कि प्रोडक्ट पोटेंशियल का मतलब ये कि इन्होंने हमें एक रिस्ट्रिक्शन लगा दी यहाँ पे कि हमारी रिसोर्सेज यहाँ से नहीं बढ़ेंगे अनटिल एंड अनलेस कि हमारे पास कोई टेक्नोलॉजी आ जाए, कोई टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट आ जाए। कुछ याद आ रहे हैं आप लोगों को? तो ये कहते हैं कि ये हम इज्यूम कर लेते हैं कि प्रोडक्ट पोटेंशियल में इंक्रीज या तो कैपिटल स्टॉक की वजह से, कैपिटल स्टॉक का मतलब है कि कोई मशीनरी की वजह से आ रहा हो, या हमारे पास कोई ऐसे नेचुरल रिसोर्सेज इंट्रोड्यूस हो जाए जिसकी वजह से हमारी प्रोडक्ट पोटेंशियल इंक्रीज हो जाए, लेकिन नॉट इंक्रीज इन मनी सप्लाई। मनी सप्लाई का मतलब ये कि अगर इकोनॉमी के अंदर लोगों के पास ज्यादा पैसा आ जाता है, ये प्रोडक्टिविटी ज्यादा होती है, जिसकी वजह से लोग आउटपुट ज्यादा करते हैं, और आउटपुट से आपकी वेजेस वेजेस या आपकी रिवार्ड्स बढ़ते हैं, और उस रिवार्ड की वजह से आपकी मनी सप्लाई बढ़ती है। तो इस वजह से ये नहीं होता, बल्कि ये रेट ऑफ प्रोडक्टिविटी, ठीक है ना, कोई भी रिसोर्सेस आपके पास इंक्रीज आ जाए या मशीनरी की वजह से इसमें इंक्रीज आ जाता है। तो ये इन्होंने एक और एजम्पशंस दी है कि ये मनी सप्लाई की वजह से नहीं होता, लेकिन नॉर्मली आपकी जीडीपी मनी सप्लाई की वजह से भी इंप्रूव कर लेती है। तो ये तो थे कुछ एजम्पशंस दो तीन, अगर वो आपसे एजम्पशन भी पूछ लें तो आप लिख लें कि सर वेलोसिटी ऑफ मनी रिमेन्स द कांस्टेंट, रियल जीडीपी इज नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय द मॉनेटरी वैल्यूज, ठीक है ना। और तीसरी बात यह कि आपकी जो प्रोडक्ट पोटेंशियल है वो कैपिटल स्टॉक की वजह से मूव होता है, इंक्रीज होता है, ना कि आपकी मनी सप्लाई की वजह से। तो यही बात है जो आपने ऊपर पढ़ी, ये इसके क्रिटिसिज्म भी है कि वेलोसिटी ऑफ मनी कांस्टेंट नहीं रहती यार, चेंज होती रहती है, कभी ज्यादा होगी फ्रीक्वेंटली सप्लाई ऑफ मनी, कभी कम होगी। जीडीपी इज नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय मॉनेटरी वैल्यू, यार जीडीपी को मॉनेटरी वेरिएबल भी इफेक्ट करते हैं, सिर्फ नॉन मॉनेटरी वेरिएबल इफेक्ट नहीं करते बल्कि मॉनेटरी वैल्यू भी इफेक्ट करेंगे। शायद ये हम स्टेट बैंक के उसमें पढ़ेंगे कि वो किस तरह थोड़ी बहुत इफेक्ट कर लेती है। और तीसरी बात ये कि सर आप लोगों ने बात की कि जो आपकी प्रोडक्ट पोटेंशियल है वो सिर्फ प्रोडक्टिविटी या कैपिटल स्टॉक की वजह से मूव होता है, ना कि मनी सप्लाई की वजह से। सर ये बात भी गलत है, कभी कभी मनी सप्लाई की वजह से भी वो इफेक्ट कर लेता है। मॉनेटरी वेरिएबल, या मॉनेटरी वेरिएबल वो फॉर एग्जांपल इंटरेस्ट रेट, ठीक है ना, या इंटरेस्ट रेट आपकी प्रोडक्ट पोटेंशियल को इफेक्ट कर सकते हैं, आपकी आउटपुट को इफेक्ट कर सकते हैं। इंटरेस्ट रेट कम होगा तो इन्वेस्टमेंट ज्यादा होगी, जिसकी वजह से आपकी आउटपुट ज्यादा होगी, ठीक है ना जी। तो मॉनेटरी वेरिएबल जो वो वेरिएबल जिसका ताल्लुक मनी के साथ हो, ठीक है ना। और नॉन मॉनेटरी वेरिएबल वो वेरिएबल, फॉर एग्जांपल आपके पास कोई रिसोर्सेज मजीद आए, फॉर एग्जांपल कोई पहाड़ वहाड़ आपके पास सोने का आया, ठीक है ना, कोई कोई ऐसा इक्विपमेंट आपने इनोवेट करवा दिया जिसकी वजह से आप अभी कम टाइम में
और कम रिसोर्सेज के इस्तेमाल करके ज्यादा आउटपुट कर सकते हैं। क्लियर जी सलमान? मॉनेटरी मतलब जो चीज पैसों में आप करते हैं। ठीक है, तो ये इन्होंने फिर एग्जांपल दिया कि 1990 में ये वो यूनाइटेड किंगडम में ये होते, तो आप फिर इसको देख लें। तो ये थी एक छोटी सी थ्योरी का कंसेप्ट ये है कि अदर थिंग रिमेनिंग द सेम व्हेन सप्लाई ऑफ मनी और क्वांटिटी ऑफ मनी इंक्रीजिंग इन इकोनॉमी, ठीक है ना, तो जनरल प्राइस लेवल बढ़ता है और आपकी वैल्यू ऑफ मनी गिर जाती है। सही है जी? फिर हमने ये इक्वेशन आप लोग फिर लिख लें और फिर assumptions लिख लें कि सर वेलोसिटी ऑफ मनी रिमेन्स द कांस्टेंट, रियल जीडीपी इज इन्फ्लुएंस्ड बाय नॉन मॉनेटरी वैल्यू, ठीक है ना, और आपकी ये तो इसको एक डिसीजन भी है आपकी, ये उधर से क्या आपने ये, हालांकि ये कांस्टेंट नहीं रह सकता आपका, कभी ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी कभी कम फ्रीक्वेंसी होगी। तो जी अब आपने सवाल टाइप कर दिया यहाँ तक, तो काइंडली इस थ्योरी को आप देख लें, 4-5 मार्क्स के लिए आ चुकी है ये। अब आप पूछे शाबाश। जी क्लियर है कि नहीं? आगे जाए फिर। मोस्ट अवेटेड टॉपिक इन्फ्लेशन। अच्छा अब इन्फ्लेशन क्या चीज है जी? A continuous or persistent increase in the general price level। यार मैंने आपसे कहा था कि अगर मुसलसल गुड्स या सर्विसेज की प्राइस बढ़ रही हो तो इस हालत को हम कहते हैं इन्फ्लेशन। क्लियर जी? अब इन्फ्लेशन दो तरह की होती है, कंटिन्यूसली इंक्रीज, ठीक है भाई, हर साल बढ़ रही है गुड्स या सर्विसेज की प्राइसेस, तो उसको हम कहेंगे इन्फ्लेशन। अब इन्फ्लेशन दो तरह की है, या तो रियल इन्फ्लेशन होगी इन रियल प्राइसेस, या नॉमिनल प्राइसेस होगी। तो रियल प्राइसेस वो नॉमिनल प्राइसेस वो प्राइसेस होती है जिसमें इन्फ्लेशन का फैक्टर शामिल हो। क्लियर? जिसमें इन्फ्लेशन, रियल नॉमिनल प्राइसेस वो प्राइसेस होती है जिसमें इन्फ्लेशन का फैक्टर शामिल हो, और रियल प्राइसेस वो प्राइसेस होती है जिसमें से हमने इन्फ्लेशन का फैक्टर माइनस किया हो, जो कि इन्फ्लेशन, इसको कहते हैं इन्फ्लेशन एडजस्टेड प्राइस, जिसमें से हमने इन्फ्लेशन की प्राइस माइनस की हो, उसको उस प्राइस को हम कहते हैं रियल प्राइस। मैं अभी आपको मिसाल देता हूं। इफ द प्राइस ऑफ ए कार वेंट फ्रॉम 10 to 11, 10% इंक्रीज आया, ठीक है ना, पहले उसकी प्राइस थी 10 रुपए, अब उसकी प्राइस हो गई 11, पहले 10,000 थी अब 11,000 हो गई है, 10% उनमें इंक्रीज आया। बट इन्फ्लेशन वाज 6%, देन द रियल इंक्रीज इन इनकम वाज 4%। किस तरह? देखें, अब प्राइसेस बढ़ी है 10% है, ठीक है, लेकिन इकोनॉमी के अंदर इन्फ्लेशन भी 6% बढ़ा। समझ रहे हैं ना आप मेरी बात? कि प्राइस ने तो 10,000 से 11,000 पे जम कर लिया, लेकिन इकोनॉमी के अंदर इन्फ्लेशन का रेट जो था ना वो भी है 6%। तो जो एक्चुअल प्राइस बढ़ी वो कितनी बढ़ी? 4%। क्लियर जी? इसका मतलब ये है कि असल में प्राइस होनी चाहिए थी 10,400, लेकिन अगर ये 10,000 से लेकर 11,000 पे पहुंच गई हैं तो इसमें ये 6% इन्फ्लेशन का फैक्टर शामिल था, इसमें ये 6% इन्फ्लेशन था। अगर इन्फ्लेशन ना होता तो हमारी प्राइसेस 10,000 से 10,400 पे जाके रुकती, लेकिन अब ये 10,000 से 11,000 पे चली गई है, 10% इंक्रीज आया, लेकिन इस 10% में 6% इन्फ्लेशन की वजह से, तो ये जो प्राइस है ना, ये रियल प्राइस है, ये नॉमिनल प्राइस है, ठीक है, क्योंकि नॉमिनल प्राइस में इन्फ्लेशन का फैक्टर शामिल होता है, जबकि रियल प्राइस में इन्फ्लेशन का फैक्टर एडजस्टेड होता है, इन्फ्लेशन का फैक्टर माइनस हुआ होता है, इसको कहते हैं इन्फ्लेशन एडजस्टेड प्राइस। क्लियर जी? तो और नॉमिनल रेट या नॉमिनल प्राइस वो प्राइस होता है जिसमें इन्फ्लेशन का फैक्टर शामिल हो, जिस तरह ये इसको कहते हैं नॉमिनल प्राइस,
इसको कहते हैं नॉमिनल रेट। ठीक है जी। इस 10,004 को हम कहेंगे रियल प्राइस और ये 4% को हम कहेंगे रियल रेट। जी, इसमें कोई कंफ्यूजन? क्लियर जी। अच्छा, इस तरह है ना कि आज वाइंड अप करते हैं।